नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ हिमाचल प्रदेश के मंडी में मुनक़िदा एक तकरीब में 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पिन बिजली प्रोजेक्टों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। और इस मौके पर मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर और रियासत के वज़ीर आला जयराम सिंह भी मौजूद थे। मोदी ने अपने साथ उन प्रोजेक्टों पर हिमाचल में सनती सलाहियतों पर मरकूज एक नुमाइश का भी दौरा किया। मोदी हुकूमत ने हिमालय खित्ते में हाइड्रो इलेक्ट्रिक सलाहियत के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए स्कीमों को नाफिज करने के लिए इक़दाम किए हैं ताकि मुल्क में मौजूदा वसाइल की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। साथियों, देवभूमि हिमाचल को प्रकृति से जो वरदान मिला हुआ है, हमें उसे संरक्षित करना ही होगा। यहां टूरिज्म के साथ ही औद्योगिक विकास की भी अपार संभावना है। हमारी सरकार इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। हमारा जोर विशेष तौर पर फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग और फार्मा पर है। और यहां फन तो है ही है। टूरिज्म का फन हिमाचल से बढ़कर कहां मिलेगा। हिमाचल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में विस्तार की बहुत क्षमता है। इसलिए हमारी सरकार मेगा फूड पार्क से लेकर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है। आज प्राकृतिक खेती से हुई उपज की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। केमिकल मुक्त कृषि उत्पाद आज विशेष आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिमाचल इसमें भी अच्छा काम कर रहा है। राज्य में अनेक बायो विलेज बनाए गए हैं और मैं आज विशेष रूप से हिमाचल के किसानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है। मुझे बताया गया करीब 1.5 लाख से ज्यादा किसान इतने छोटे से राज्य में। आइंदा साल उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इसी दरमियान कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन मुल्क में तेजी से पांव पसारने लगा है। इसी को देखते हुए इंतखाबात को मुलतवी करने की कयास आराइयां हो रही हैं। इसी ताल्लुक से पीर के रोज इंतखाबी कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महकमे सेहत के अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। मौसूला इतलात के मुताबिक इस मीटिंग में इंतखाबात मुलतवी करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। अब जनवरी 2022 में असेंबली इंतखाबात को लेकर महकमे सेहत के अफसरान और इलेक्शन कमीशन के अफसरान की फिर से मीटिंग होगी। उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि इंतखाबात कराए जाएं या फिर मुलतवी किए जाएं। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए बुलाई गई मीटिंग में मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, सेहत और खानदानी फलाह वजारत के सीनियर अफसरान के साथ पहुंचे। इस मीटिंग में मुल्क में बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस, खुसूसन इंतखाबी रियासतों में ओमिक्रॉन और कोरोना के हालात और टीकाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों पर फिक्र जाहिर करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात को देखते हुए सियासी पार्टियों की रैलियों में काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते असर को देखते हुए अदालत ने रैलियों को टालने और इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा दिया था। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस बयान का कई पार्टियों ने एहतजाज किया था। वहीं सियासी माहिरीन भी मानते हैं कि बीजेपी भी
चाहेगी कि यूपी में इंतखाबात मुलतवी किए जाएं ताकि उन्हें हालात को बेहतर करने का मौका मिल सके। माहिरीन का मानना है कि यूपी में फिलहाल बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी भी चाहेगी कि इंतखाबात में जाने से पहले उसे थोड़ा और वक्त मिल जाए। हालांकि अभी तक के इंतखाबी कमीशन के रुख के मुताबिक इंतखाबात के मुलतवी होने का इम्कान बहुत कम है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर पीर की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस से हुई मुठभेड़ में जवानों ने एलओएस कमांडर समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। इनमें 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। लाशों के पास से हथियार और दीगर सामान बरामद हुआ है। इसकी तस्दीक तेलंगाना में भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के एसपी सुनील दत्त ने की है। जानकारी के मुताबिक रियासत से लगे तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में ग्रे हाउंड्स के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान चला इलाके के चिन्नापुर जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर चली मुठभेड़ के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। सर्चिंग के दौरान 6 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई हैं। इनमें से एक की पहचान एलओएस कमांडर रजिता के तौर पर हुई है। बाकी की शिनाख्त की जा रही है। 303 राइफल, दो 303 राइफल्स, 3 डीबीएल्स और 4 रॉकेट लॉन्चर और नक्सली लिटरेचर बरामद हुआ है। जवान मारे गए नक्सलियों की लाशों और दीगर सामान लेकर लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने 10 दिन पहले ही एक खुफिया तौर से उस इलाके का सर्वे किया था और वहां जंगलों का दौरा किया था। ये इत्तला मिलने के बाद कि माओइस्ट चल्ला इलाके में मौजूद है। इसके बाद इस मुठभेड़ की स्ट्रैटेजी बनाई गई। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला पुलिस के साथ ही खम्भम जिला पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके 10 दिन बाद नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये भी बताया गया कि सुकमा के किस्ताराम में तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों की बड़ी तादाद में मौजूद होने की इत्तला थी। इस पर डीआरजी सुकमा, तेलंगाना के ग्रे हाउंड फोर्स और 141 बटालियन सीआरपीएफ ने ऑपरेशन लॉन्च किया। सुबह करीब 7 बजे नक्सलियों और जवानों में मुठभेड़ हुई। बीजेपी दफ्तर के सामने पीर के रोज अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सेक्रेटरीज और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार कर भीड़ को हटाने की कोशिश की, तो एहतजाज कर रहे लोगों ने भी पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। इससे पूरा इलाका एक मैदान जंग में बदल गया था। पुलिस ने खवातीन बच्चों को तक नहीं छोड़ा, सबको पीटा। इससे कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। एएसआई उमाकांत प्रसाद को भीड़ ने घेर लिया और बहुत बुरी तरह से पीटा। बचाव के लिए एएसआई को पिस्टल निकालना पड़ा, फिर बैकअप में पुलिस आई तो उनकी जान बची। बता दें कि आज सुबह वार्ड सेक्रेटरीज अपनी मांगों को लेकर धरने के 14वें दिन गर्दनी बाग से बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। ऑफिस का घेराव कर सैकड़ों की तादाद में वार्ड सेक्रेटरीज वहीं धरने पर बैठ गए थे। इससे हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे और इस एसोसिएशन के अरकान की मांग थी कि हुकूमत की जानिब से उन्हें उनसे कोई मुलाकात करे और उनसे बातचीत करे, उनके मुतालिबात कबूल करे, उसके बाद ही वो वहां से जाएंगे।
उत्तराखंड के हरिद्वार में नफरत अंगेज तकरीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के 76 वकला ने चीफ जस्टिस एनवी रमना को खत लिखा। उन वकला ने चीफ जस्टिस से नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में अज खुद नोटिस लेने की अपील की है। 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में होने वाले साधु संतों के इजलास में मुल्क की आईनी इक़रार और फिरका वाराना हम आहंगी के खिलाफ मुसलसिल तकरीरें की गई। यहाँ तक कि अक़लियतों के खिलाफ हथियार उठाने की बात हुई। हैरत की बात यह है कि जिन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद का एहतमाम किया और नफरत अंगेज तकरीरें की, वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सीनियर वकला ने चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में कहा कि पुलिस एक्शन न होने की सूरत में फौरी अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह की कार्रवाई मौजूदा वक्त को देखते हुए इंतहाई जरूरी है। खत के मुताबिक दिल्ली और हरिद्वार में मुनक़िदा धर्म संसद में न सिर्फ नफरत अंगेज तकारीर की गई बल्कि खास कम्युनिटी की नस्ल कुशी की खुली कॉल दी गई। वकला के खत में कहा गया कि न सिर्फ हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालमियत के लिए संगीन खतरा है बल्कि लाखों मुसलमान शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने का मामला है। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में दुष्यंत देव, प्रशांत भूषण, वरना गुरुवर, सलमान खुर्शीद और पटना हाईकोर्ट के साबिक जज अंजना प्रकाश जैसे नामवर वकला के नाम भी लिए गए हैं। धर्म संसद में खतरे आम नफरत अंगेज बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तनकीदें भी हुई। 4 दिन कबल पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, लेकिन इसमें सिर्फ एक शख्स को नामजद किया गया। बाद में इसमें 2 दीगर अफराद धर्मदास और साध्वी अन्नापूर्णा के नाम भी शामिल किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम अपनी आईनी और जमहूरी हुकूक की वापसी और रियासत का खुसूसी दर्जा वापस लाने की कोशिश पर मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी अपने मुल्क कश्मीर के लोगों की हालत ज़ार देखकर नाइंसाफ़ी के खिलाफ तहरीक शुरू की थी। इन बातों का इजहार फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल में एक तकरीर से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक इब्तिदा से ही नाइंसाफ़ी के खिलाफ रही है और उसके साथ साथ लोगों के बुनियादी और जमहूरी व आईनी हुकूक के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम शख्सी राज में हर सतह पर मजलूम, महकूम और गुलाम समझे जा रहे थे। एनसीसी सरबराह ने उनके मुताबिक हमारे ख्वाहिश शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने मुल्क कश्मीर के लोगों की हालत ज़ार देकर नाइंसाफ़ी के खिलाफ तहरीक शुरू की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त रियासत का हर फर्द गैर यकीनियत, इक़्तिसादी और माशी बदहाली और बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहा था। इंसाफ मांगने वालों को नाइंसाफ़ी का मुँह देखना पड़ता था, हक़ की आवाज़ बुलंद करने पर खड़े-गुन था। उनके मुताबिक जब तक हम अल्लाह की रस्सी को मिलजुल कर थाम लेंगे तब तक अल्लाह हमको कामयाब करेगा और इस जुल्म, सितम और जबर के दौर से लोग नजात पाएंगे। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के सभी बैंक खातों के सील होने पर हैरानी जताई। ममता बनर्जी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मरकजी हुकूमत पर तंज कसा। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ये सुनकर हैरान हूं कि क्रिसमस पर मरकजी हुकूमत ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के सभी बैंक खातों को सील कर दिया है। उनके 22,000 मरीजों और मुलाजमीन को खाने और दवाइयों के बिना छोड़ दिया गया, जबकि कानून सबसे ऊपर है। इन कोशिशों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के अहदेदारों ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया। वहीं वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटीज ने SBI से कहकर अपने खाते खुद ही फ्रीज करवाए हैं। वजारत ने कहा कि इंस्टीट्यूशन का FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू करते वक्त कुछ एडवर्स इनपुट पाए गए थे, इसीलिए रेन्यूअल को मंजूरी नहीं दी गई। उनका FCRA रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक ही वैलिड था। वजारत दाखिला ने इस तंजीम का कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं किया। बता दें कि इसी महीने गुजरात के मकरपुरा थाने में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। कंप्लेनेंट्स का कहना था कि तंजीम ने शेल्टर होम में रह रही लड़कियों को क्रॉस पहनने और बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर किया था। RBL बैंक की माली हालत से मुताल्लिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी क़यास आराइयों के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीर के रोज़ कहा कि बैंक के पास काफ़ी सरमाया है और उसकी माली हालत तसल्ली बख्श है। रिजर्व बैंक ने कहा कि RBL के डिपॉजिटर्स और स्टेक होल्डर्स को क़यास आराइयों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस बैंक की माली हालत मुस्तहकम है। मरकजी बैंक ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से RBL बैंक लिमिटेड के ताल्लुक से कुछ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। ये खदशात बैंक में पेश आए हालिया वाक़यात की वजह से हैं। रिजर्व बैंक बताना चाहता है कि RBL के पास काफ़ी सरमाया है और बैंक की माली हालत
पीर की दोपहर आरबीएल बैंक के शेयर्स की कीमत 13% कम होकर 149 रुपये 45 पैसे हो गई थी। सरमायाकारों को हालिया बातों से बैंक की हालत के ताल्लुक से परेशानी होने लगी थी। रिजर्व बैंक का आज का बयान इस नुक्ते नजर से अहम है। राजस्थान के साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 51 मीटर लंबा साफा करीब 1.5 मिनट में बांधकर सभी को हैरत में डाल दिया। पायलट इतवार के रोज टोम के धांस गांव के दौरे पर थे। यहां गांव में तरक्की के काम मंजूर होने पर गांव के लोगों ने 51 फीट लंबा साफा बांधकर उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद पायलट ने रिकॉर्ड 1 मिनट 46 सेकंड में 51 मीटर लंबा साफा खुद बांधकर गांव वालों को हैरत में डाल दिया। पायलट ने बाद में साफा पास ही खड़े बुजुर्ग के सर पर रख दिया। पायलट ने गांव वालों के सामने 51 मीटर लंबा साफा अच्छे से बांधकर उनके जैसा होने का एहसास करवाया। के लिए और मैं हमारी जो पंचायत समिति सदस्य है श्रीमती अलका गुडर उनसे निवेदन करता हूँ वो मंच पर बताएं। माननीय श्री सचिन जी पायलट साहब ने यहाँ पे 5 करोड़ रुपए की डामर सड़क के विकास कार्य पूर्ण करवाए। एक यहाँ पे उप पशु स्वास्थ्य केंद्र था, उसको कमनौर करवाकर स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने स्थापना करवाया है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी लोग सबका हार्दिक अभिनंदन करें। आज की जो भी समस्या है माननीय सरपंच साहब उनकी टीम होशियार बताएंगे और अद्भुत स्वागत और साफा रिकॉर्ड भी है। 19 सेकंड में साफा बांधना, इसलिए फिर भी साहब ने बहुत जल्दी समय में 50 फीट का साफा जो बस बन रहा है और 1 मिनट से भी कम समय में समय बनने वाला है। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने माननीय पायलट साहब ने साफा बांधा है। ग्राम पंचायत के पटेलों द्वारा मुकेश जी मुगल जो सरपंच है होशियार है, उनसे निवेदन है जो प्रदेश के सदस्य उनमें जो के लिए और एक इंसान जो फिजिकली हैंडीकैप है, उसके हाथ और पैर दोनों नहीं है, इसके बाद भी उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कान है। वो दिल्ली की सड़कों पर मॉडिफाइड रिक्शा चला रहा है। रिक्शे में हैंडल, एक्सीलेटर और ब्रेक भी है। अब इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इसका वीडियो शेयर किया। आनंद ने इस शख्स को लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट का जॉब ऑफर भी दिया। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स किसी के सवालों का हंसते हुए जवाब दे रहा है। उसने बताया कि उसकी मॉडिफाइड गाड़ी में स्कूटर का इंजन लगा है, सामने की तरफ बाइक की हेडलैम्प लगी है। हाथ नहीं होने के बाद भी वो गाड़ी के हैंडल को बड़ी आसानी से मोड़कर दिखा रहा है। एक्सीलेटर देखकर और ब्रेक लगाकर भी दिखा रहा है। हैंडल के एक साइड में स्विच दिया गया है जिसे दबाने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बाद में वो इस गाड़ी को बिंदास अंदाज में चलाकर निकल जाता है। हाथ नहीं होने के बाद भी वो इस गाड़ी को 5 सालों से चला रहा है। उसके घर में बीवी के अलावा 2 छोटे बच्चे भी हैं। उसके वालिद बूढ़े हो चुके हैं। अफराद खानदान की देखभाल और खर्च के लिए वो इस गाड़ी को चलाता है। जिस शख्स ने इसका वीडियो बनाया उसने जमकर तारीफ की, कुछ पैसे भी दिए। साथ ही कहा कि जिन लोगों के हाथ पैर होते हैं वो भी काम नहीं करते, तुम स्कूटर चला रहे हो, कमाल है। आनंद महिंद्रा ने इस शख्स का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज मैं अपनी टाइमलाइन पर जो वीडियो शेयर कर रहा हूं, पता नहीं वो कितना पुराना है या कहां का है, लेकिन मैं इस सज्जन को देखकर हैरान हूं जिसने न सिर्फ अपनी जो इनकेपेबिलिटीज है उसका सामना किया, मुश्किलों का सामना किया, बल्कि उसके पास जो कुछ है उससे काम कर रहा है। इसके बाद आनंद ने अपने कंपनी में काम करने वाले अपने साथी राम और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को टैग करते हुए पूछा कि राम, क्या हम इस शख्स को लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट बना सकते हैं?
बता दें कि जनवरी में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने 6 शहरों में इलेक्ट्रिक लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज शुरू की थी। स्कूटी इंजन है, इसमें इंजन लगा रखा है इनकी स्कूटी का। कमाल है यार, मोड़ता कैसे है? अच्छा, मोड़ के देखा और रेस वहां से देखा चल पड़ेगी। कितने दिन से चला रहा है? ये होगा कि 5 साल हो गए। कमाल है यार। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अच्छा, बीवी है, एक बुआ बाप है, उनके लिए जाता हूं बात करने। नहीं भाई कमाल है ना, लोग जिनके हाथ पैर है वो भी काम नहीं करते, स्कूटी चला रहा है भाई, बहुत बढ़िया सच में। नहीं चलिए भाई, ऑटो आके करिए भाई, चला के दिखाएगा अभी। ठीक है दोस्त, चला ओके ओके। स्कूटी इंजन है, इसमें इंजन लगा रखा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को क्रिसमस के दिन सांप ने काट लिया था। सलमान अपने पनवेल फार्म हाउस में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे, जहां उन्हें सांप ने काटा। इसके बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर काफी तशवीश में थे। हालांकि अब खुद सलमान का बयान आया कि जहरीले सांप ने उन्हें 3 बार काटा था। इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक है। सलमान घर पहुंच चुके हैं। इसी बीच उनकी एक फोटो सामने आई है जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड पर रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर वायरल होने के बाद उनके फैंस की तरफ से दुआओं का दौर शुरू हो गया। आज सलमान खान का 56वां जन्मदिन भी था, लिहाजा उनके फैंस उन्हें विश भी कर रहे थे। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया था, तो बच्चे डर गए थे। तो मैं चला गया, तो बोला कि लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी है, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में, और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना जरूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर चावला 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 के काटा 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 काटा, इतना जोर से एक शोर हुआ। तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया, और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंधारी जो क्रेट है, लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? एकदम हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से, एहतियात से। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5,08,014 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 3,908 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 28,04,65,50 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 54,19,178 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 2,44,76,393 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है।
कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर का खतरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 6,531 केसेस सामने आए हैं। 315 लोगों की मौत हुई है। 7,091 ठीक हुए हैं। मुल्क में अब कोरोना के 75,841 एक्टिव केसेस हैं। वहीं नए वेरिएंट के मामले बढ़कर 578 पर पहुंच गए हैं। अब तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 142 केसेस दिल्ली में मिले हैं। 141 मामलों के साथ मुंबई दूसरे नंबर पर है। मुल्क भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान मरकजी वजारत दाखिला ने कोविड से मुतालिक प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस पर अमलावरी की मुद्दत 31 जनवरी तक बढ़ा दी है और तमाम रियासतों और मरकज के जेर कंट्रोल इलाकों से कहा कि इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने पीर को तमाम रियासतों, मरकज और जेर इंतजाम इलाकों, वजारतों और महकमों को एक खत लिखकर इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। ये हुक्म डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी किया गया। जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुल्क भर में कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जारी करदा हुक्म में कहा गया कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को कोविड वायरस की सूरत हाल के मुताबिक भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मकामी सतह पर जरूरी पाबंदियां आयद करनी चाहिए। समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए जरूरत के मुताबिक सेक्शन 144 नाफिज करने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड-19 से निपटने के लिए जामे एहतियाती तदाबीर और नाफिज करने और नए वेरिएंट के बढ़ते हुए केसेस के बाद वसी पैमाने पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा था और उन्हीं इक़दामात के निफाज को अब 31 जनवरी तक बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए हिंदुस्तान में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीकाकारी को लेकर किए गए ऐलान के बाद इस सिमत में तेज पेशरफ्त दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता दिनों अवाम से खिताब में कहा था कि अब 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की टीकाकारी को मंजूरी दी जा रही है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इस पेशरफ्त के बाद अब खबरें सामने आ रही हैं कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू होने वाली टीकाकारी का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों की कोरोना टीकाकारी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के जरिए होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीन के लिए अपना नाम रजिस्टर करा सकेंगे। बच्चे जब कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन्हें स्लॉट फराहम किया जाएगा। कोविन ऐप पर स्लॉट के दौरान बच्चों से उनका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। मुमकिन है कि बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर मुल्क से खिताब करते हुए ऐलान किया था कि 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराक देनी शुरू कर दी जाएगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन की वजह से रात में कर्फ्यू नाफिज करने के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि रात में कर्फ्यू का निफाज और दिन में रैलियों में लाखों अफराद को बुलाना ये आम शहरी की समझ से बालातर है। वरुण गांधी ने पीर को इस ज़िमन में ट्वीट किया और लिखा कि रात में कर्फ्यू का निफाज और दिन में रैलियों में लाखों अफराद को बुलाना यह आम शहरी की समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यूपी की महदूद तिब्बी सहूलियात के पेश नज़र हमें ईमानदारी से ये तय करना पड़ेगा कि हमें मुहलिक ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकना है या इंतखाबी ताकत का मुजाहरा करना है। काबिल जिक्र है कि साल 2022 में यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियां रैलियों और यात्राओं के जरिए जोरों शोर से इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना वबा से निपटने के लिए बूस्टर डोज कौन सा होगा, इस हवाले से पैदा कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। चिदम्बरम ने यह बयान मुल्क में बढ़ रहे कोरोना के केसेस के दरमियान वज़ीर आज़म मोदी का 3 जनवरी से मुल्क के बुजुर्ग शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए बूस्टर डोज लगाने के ऐलान के बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए कि कोविशील्ड का ये टीका अलग टीका होगा या बूस्टर डोज होगा। सीनियर कांग्रेस लीडर ने बूस्टर डोज की तजवीज़ को उलझन में डालने वाली कहा। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड का कौन सा टीका बूस्टर डोज होगा, उम्मीद है कि कोविशील्ड की एक और खुराक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस सच से रूबरू होना भी जरूरी है। ख्वाह हुकूमत इस सच को सामने लाने को तैयार नहीं है। ये यकीनी है कि 31 दिसंबर तक तमाम 94 करोड़ बालिग अफराद को वैक्सीनेशन की पहली खुराक नहीं मिलेगी और इस तरह से मुल्क में 100% कोविड टीकाकारी हासिल नहीं की जा सकेगी और मुल्क की एक बड़ी आबादी को इस साल के अवाखिर तक वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक नहीं मिल सकेगी। महाराष्ट्र में हैरान करने वाली एक
वीडियो सामने आई है। पुणे के आंबे गांव में हमला करने आए एक तेंदुए को कुत्ते ने खदेड़ दिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शिकारी बनकर आया तेंदुआ खुद शिकार बनते बनते बचा। ये वाकया इतवार के रोज का है। आंबे गांव में रहने वाले गणेश शिवाले नाम के शख्स के घर पर यह वाकया हुआ। गणेश के घर पर वाग्या नाम का एक कुत्ता पिछले 10 साल से है। इतवार की रात एक तेंदुआ गणेश के घर के बाहर पहुंचा और उसने उस कुत्ते पर हमला कर दिया। शुरू में तेंदुए ने कुत्ते पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में कुत्ता उस पर हावी हो गया और उसने फुर्ती दिखाते हुए तेंदुए के मुंह को 25 सेकंड तक अपने जबड़े में दबाकर रखा। कुत्ते के जबड़े में मुंह दबने के बाद तेंदुआ लगातार छूटने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को कामयाबी मिली और वो छूटते ही जंगल में भाग गया। वीडियो में दोनों के बीच लड़ाई होती दिखाई दे रही है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।